सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स के नियम का। आपको बता दें कि गैसों की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का फलन है, क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है और यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। आपको बताना है कि जो एक कृष्णिका होती है वो इनमें से किसको उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। आपको बता दें किसी ऊष्मा स्रोत की उत्सर्जन क्षमता किसी ताप पर उसके प्रति एकांक तल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा से मापी जाती है और प्रायः यह पाया जाता है कि चमकदार व श्वेत तल से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा सामान्य तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्यों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। आपको बता दें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जमाव बिंदु को नीचा करना। आपको बता दें कि एथिलीन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज पदार्थ है और इसे ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी के साथ मिलाया जाता है और ये हिमांक को कम करने के साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव क्या होगा, इसका बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। यानी एक बंद पात्र को आरंभ में खाली करके उसमें एक समान दर पर वाष्प भरने पर पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि इनमें से किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो कि एक स्थिर ताप पर होता है और इस क्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे बर्फ़ का पिघलना। इस क्रिया में बर्फ़ द्वारा अपने गलनांक पर ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको बताना है इनमें से प्रकाश के लिए कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। आपको बता दें प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में भी गुजर सकता है और निर्वात में प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताएं जो प्रकाशीय गेज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी परावर्तन पर, यानी रिफ्लेक्शन पर। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्मल से दूर मुड़ती है। आपको बता दें जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से एक तरफ झुक जाती है और इसी को अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। राइट आंसर की बात क्या हो जाएगा। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका कारण परावर्तन है। आपको बता दें कि सूखे बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं जिससे यह चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः यह धूतिहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। आपको बता दें कि जल के अंदर की मछली अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसलिए मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। आपको बताना है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। आपको बता दें कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश किरणें एक सीध में संचारित होती हैं, लेकिन जब प्रकाश विभिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने एक रेखीय पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश का इस प्रकार का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन से गुणधर्म के कारण पानी में से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपवर्तन। आपको बता दें पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है और वस्तुतः अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी किरणें मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों। आपको बताना है तड़ित यानी जो बिजली चमकती है
उसकी चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में क्यों आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए तड़ित की चमक पहले तथा गर्जन बाद में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। 4 ऑप्शन है, बताना है कि एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। जो कि एक उन्नतोदर दर्पण यानी उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। आपको बताना है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री। आपको बता दें एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयाम में। आपको बता दें कि किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है और तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो हीरा होता है वो रात में क्यों चमकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयाम। आपको बता दें कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कंपन। आपको बता दें कि घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान कंपन उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्यतया कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो कुंजी होती है उसका प्रयोग 2 पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घूर्णन, रोटेशन। कुंजी का जो प्रयोग होता है वो 2 पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुंजी का प्रयोग किसी मशीन को एक स्थान पर बंद करने के लिए किया जाता है जो कि घूर्णन गति को रोकने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मशीन आदि के किसी भी अवयव को श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शॉर्ट पनिंग करके, यानी श्रांति आयु को शॉर्ट पनिंग करके सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
छोटी वस्तुओं, सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग होता है छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए किया जाता है और सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जेड जॉनसन ने। सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है और इसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाइनोकुलर या दूरबीन। बता दें कि जो बाइनोकुलर दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है और इस उपकरण में प्रकाश एक समकोणीय प्रिज्म के द्वारा 2 बार परावर्तित होती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।